हेलो शिनोबी, कैसे हो आप सब। आज की कहानी शुरू करने से पहले जरा एक पल रुक कर सोचो, अगर वही नारुतो जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, जिसे सबने नजरअंदाज किया, अगर उसी नारुतो के पास ऐसी आंखें होती जो सब कुछ देख सकती, न सिर्फ सामने बल्कि इरादे, खतरे और वो सच भी जो आम नजरों से हमेशा छुपा रहता है। अब सोचो, व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आईज, ऐसी आंखें जो परसेप्शन को लिमिट नहीं करती बल्कि रियलिटी को पील कर देती हैं, मूवमेंट से पहले इंटेंट पढ़ लेती हैं, अटैक से पहले डेंजर महसूस कर लेती हैं। पर ये ताकत ब्लेसिंग नहीं थी, ये एक बोझ भी थी। जब दुनिया सो रही होती है, नारुतो तब भी सब महसूस कर रहा होता है, हर मौजूदगी, हर निगाह, हर छुपा हुआ डर। इसीलिए उसकी आंखों पर हमेशा एक ब्लाइंड फोल्ड है, छुपाने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए। ये कहानी है उस नारुतो की जो लाउड नहीं, शार्प है, जो रेकलेस नहीं, कैलकुलेटेड है, जो अकेला इसीलिए नहीं है क्योंकि वो नफरत किया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ज्यादा देखता है। आज से आप देखोगे नारुतो की एक अलग जर्नी, एक ऐसा रास्ता जहां ताकत चीखती नहीं, खामोशी में काम करती है। तो तैयार हो जाओ शिनोबी, क्योंकि ये कोई आम व्हाट इफ नहीं है, ये है व्हाट इफ नारुतो वाज बोर्न विद गोजो आईज। यह एक ठंडी और साफ पतझड़ की रात थी, 10 अक्टूबर। एक गुप्त स्थान पर चौथे होकागे और उनकी पत्नी कुशिना उजुमाकी अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए पूरी तरह तैयार थे। नारुतो, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही उनका इकलौता बच्चा होगा, और यह भी कि वे दोनों, अफसोस, उसे बड़ा होता हुआ कभी देख नहीं पाएंगे। सालों तक उनका अपना बच्चा यह तक नहीं जान पाएगा कि उसके माता पिता कौन थे। यही वो किस्मत थी जो नियति ने उनके लिए लिख दी थी। बच्चे का जन्म हुआ और जैसे ही उसकी आंखें खुली, कमरे में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। इतनी साफ और नीली आंखें, मानो कोई फरिश्ता स्वर्ग से उतरकर इस नन्हे से शरीर में आ गया हो। सब उस नजारे में खो गए, और शायद इसी वजह से उस बच्चे की रोने की आवाज और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली लग रही थी। बच्चे को उसकी माँ के पास लाया गया और उसे उसकी छाती पर सुला दिया गया ताकि वो उसे थाम सके। मिनातो थोड़े जलन भरे मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े, लेकिन तभी दुर्घटना ने दस्तक दी। अतीत की एक परछाई सामने आई। उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया और साफ धमकी दी, अगर उसे उसकी मांग नहीं मिली तो वो बच्चे को मार देगा। यहीं से सब कुछ बिखर गया। एक जबरदस्त टकराव हुआ और कुशिना को वहां से उठा लिया गया। नारुतो को मिनातो अपने साथ ले गए गांव की सीमा से बाहर एक छोटे से कॉटेज में। वहां उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया। जन्म की पूरी प्रक्रिया ने उस मासूम से बच्चे की सारी ऊर्जा खींच ली थी। वो गहरी नींद में था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके घर के बाहर कितनी भयानक घटनाएं घट रही थीं। गांव में लोग मर रहे थे। मिनातो को इसे रोकना ही था। कुछ ही देर बाद उसी बिस्तर पर एक और शरीर लाया गया। ये कुशिना थी। उसे बचा लिया गया था, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। नारुतो ने ये सब महसूस नहीं किया। वो अब भी उस मासूम नींद में डूबा हुआ था, बिल्कुल बेखबर उन पहाड़ों के पार मच रही तबाही से और अपने माता पिता की हालत से। नारुतो, कुशिना ने धीमी आवाज में कहा और उसे अपने और करीब खींच लिया। इतनी कम उम्र में भी नारुतो ने उसकी बेचैनी महसूस कर ली। उसके मन में एक मासूम सा ख्याल आया, उसे ठंड लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। वो उदास क्यों है? जन्म के तुरंत बाद ही अपनी आंखों की क्षमता के जरिए नारुतो भावनाओं को महसूस कर पा रहा था। सच ये था कि कुशिना मर रही थी और वो ये जानती थी कि वो नारुतो को बड़ा होते हुए नहीं देख पाएगी। वो ये भी जानती थी कि गांव में जिन लोगों से वो प्यार करती थी वो उसकी वजह से तकलीफों में थे। कम से कम ऐसा उसे लगता था। उसकी नजर में वो एक पत्नी के रूप में असफल रही, एक माँ के रूप में असफल रही, और एक जिंचुरिकी के रूप में भी। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था, खुद को दोष देते हुए कि उसने मिनातो को दूर जाने पर मजबूर किया, कि उसने उसे एक असंभव चुनाव करने पर मजबूर किया। खुद को दोष देते हुए कि उसने अपने बच्चे को जिंदगी की शुरुआत में ही पीछे छोड़ दिया, और सबसे बढ़कर खुद को दोष देते हुए कि वो किसी तरह 9 तेल वाले बीस्ट को अपने भीतर से निकलने से नहीं रोक पाई और उसे तबाही मचाने से नहीं रोक सकी। इस भावनात्मक उथल पुथल ने उसे एक ही पल में 2 उलटी इच्छाओं से भर दिया था। वो जीना चाहती थी उनके लिए जिनसे वो प्यार करती थी, और मरना चाहती थी अपनी शर्म के लिए। उसके पास करने को बस यही था कि उस नन्हे से शरीर को अपने सीने से लगाए रखे जो कभी उसी का हिस्सा हुआ करता था। उसे वो थोड़ी सी राहत दे सके जो उसे खुद कभी नहीं मिल पाई। चारों तरफ सन्नाटा था। नहीं, दूर से आवाजें आ रही थीं, ड्रम, धमाके, युद्ध का कोलाहल। हवा में धुएं, खून और पसीने की तीखी गंध घुली हुई थी, और जैसे जैसे हवा में एक अजीब सी सनसनाहट भरने लगी, वैसे वैसे वो गंध और तेज होती गई, मानो बिजली गिरने ही वाली हो। और फिर वो गिरी। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने पूरा घर उड़ा दिया। मिनातो ने एक बेहद कठिन फैसला लिया था। उसने टेल वाले बीस्ट को वापस उसी घर में टेलीपोर्ट कर दिया। घर तबाह हो गया, हर चीज बिखर चुकी थी। माँ की इंस्टिंक्ट में
कुशिना ने अपने पूरे शरीर से नारुतो को ढक लिया ताकि उसे झटका न लगे। जब वे हवा में उछलते हुए दूर जा गिरे, वो पीठ के बल जमीन पर गिरी और कई बार लुढ़कती चली गई। उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया, नारुतो ठीक है या नहीं। और हाँ, वो बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन कुशिना, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कम से कम 2 पसलियां टूट चुकी हों। बाकी शरीर बुरी तरह चोटिल था। किसी तरह उसने नारुतो को एक सुरक्षित जगह पर रखा और फिर दोबारा लड़ाई में कूद पड़ी। इस पूरे अनुभव से नारुतो जोर जोर से रो रहा था। आखिर किसी को ऐसी दुनिया में क्यों लाया जाए जो इतनी उथल पुथल से भरी हो। वो नरम बिस्तर कहाँ था, माँ की वो गर्माहट कहाँ थी। इस बच्चे के चारों तरफ सिर्फ ठंड और मौत थी। उसके लिए सर्दी बहुत जल्दी आ गई थी और उसके साथ आई थी वो कड़वी हवाएं जिन्होंने पतझड़ की छोड़ी हुई थोड़ी सी जिंदगी को भी खत्म कर दिया। लड़ाई की आवाजें गूंज रही थीं, जंजीरों की खनक, जंगल के बीच मृत्यु दौड़ रही थी, हाथों की मोहरों की पुकार और चक्र के प्रवाह पर जवाब देती हुई एक दहाड़, एक चीख उसने अपने नन्हे से सीने पर अपने माता पिता का गर्म खून गिरते हुए महसूस किया। और उसी पल समय थम गया। हकीकत ने उन्हें कुछ पलों की राहत दी थी। नारुतो ने अपने माता पिता की आवाजें सुनी। वो क्या कह रहे थे वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे समझने की जरूरत भी नहीं थी। उन शब्दों में उनका दिल शामिल था और वही नारुतो के लिए काफी था। उसी से उसे सुकून मिला। लेकिन ये पल हमेशा नहीं रह सकता था। समय दोबारा चल पड़ा और अचानक नारुतो को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा हो। एक भयानक भूखी शक्ति उसके शरीर में घुस रही थी। एक ऐसी शक्ति जो उसे अंदर से चीर देना चाहती थी। लेकिन उसकी आत्मा के भीतर 2 रोशनियां चमकी और उन दोनों के बीच एक दूसरी छोटी सी जंग छिड़ गई। एक रोशनी उस बीस्ट पर कब्जा बच्चे के हाथों में सौंपना चाहती थी। विनाश के पिंजरे की चाबी उस नन्हे हाथ में थमा देना चाहती थी। और उसी के साथ दुनिया फिर से संतुलन में आ गई। संतुलन, वो अवस्था जहां सब कुछ अपनी जगह लौट रहा था। और अब जब सांस लेने का वक्त था तो रोने का भी वक्त था। पहाड़ों के पार बिना बच्चों की माओं और बिना माओं के बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। शिनोबी की आवाजें, दर्द, यही इस दुनिया ने नारुतो को सिखाना शुरू किया था। माँ के गर्भ से निकलते ही वो जिंदगी का सबसे कठिन सबक सीख रहा था। और अफसोस की बात ये थी कि ये तो बस शुरुआत थी। कुछ समय बाद हिरुजेन उस बच्चे तक पहुंचे। उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कुशिना उजुमाकी और चौथे होकागे का बेटा, महान मिनातो नामिकाजे की संतान। वो इतना कमजोर था कि अब उनकी बाहों में कांप भी नहीं पा रहा था। उसे मदद चाहिए थी तुरंत। और इसी इरादे से वो उसे कोनोहा अस्पताल ले गए ताकि वो आराम कर सके। उसके माता पिता से ये वादा करते हुए कि वो नारुतो को गलियों में मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने वही किया, न ज्यादा न कम। 9 साल बीत चुके थे। वक्त के साथ साथ नारुतो भी काफी मैच्योर हो चुका था। 9 साल की उम्र में ही वो अपने ओरिजिनल रूप से काफी मिलता जुलता दिखने लगा था। उसकी आंखें समंदर की तरह गहरी और फैली हुई थीं, जिनमें एक अजीब सी शांति और गहराई साफ झलकती थी। नारुतो एकेडमी में पढ़ाई कर रहा था और उसकी असाधारण विजन की वजह से उसे पढ़ाई में दी गई हर जानकारी आसानी से समझ आ जाती थी। वो अपनी क्लास में इंटेलिजेंट के लिए जाना जाता था और बिना ज्यादा मेहनत के अक्सर हाईएस्ट मार्क्स ले आता था। उसके लिए असली कंपटीशन सिर्फ सास्के ही था। हालांकि वो उससे थोड़ा पीछे था। सास्के ने कई बार नारुतो को चैलेंज किया, लेकिन ज्यादातर बार जीत नारुतो की ही होती थी। नारुतो को रहने के लिए उसका अपना एक अपार्टमेंट दिया गया था जहां वो अकेला रहता था। हालांकि हिरुजेन हर महीने खाने पीने और जरूरी खर्चों के लिए उसे पैसे देते थे, फिर भी नारुतो अपनी जिंदगी किसी न किसी तरह संभाल ही लेता था। कभी कभी हिरुजेन उससे मिलने आते, उसके लिए गेम्स लेकर आते और उसके साथ वक्त बिताते। एक आम दोपहर में नारुतो अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था। तभी उसे आंखों के पीछे तेज दर्द होने लगा और राहत पाने के लिए उसने अपनी आंखों पर एक गीला कपड़ा रख दिया। उसने हिरुजेन से संपर्क किया और अपनी हालत के बारे में बताया। हिरुजेन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो खुद आकर उसे देखेंगे। जब वो नारुतो के अपार्टमेंट पहुंचे तो सबसे पहले पूछा कि उसे क्या तकलीफ है। नारुतो ने कहा कि उसका सिर दर्द कर रहा है और उसकी आंखों में जलन हो रही है। उसके चेहरे पर एक गीला गर्म कपड़ा रखा हुआ था। हिरुजेन जैसे ही बैठने लगे, नारुतो ने अचानक कहा, रुकिए। एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर उसने कमरे के दूसरे कोने की ओर इशारा किया। उस कुर्सी पर बैठिए। इस वाली की एक टांग खराब है, अगर कोई बड़ा उस पर बैठा तो टूट जाएगी। हिरुजेन ने ध्यान से उस कुर्सी को देखा। वाकई उसकी हालत ठीक नहीं थी। तुम्हें ये कैसे पता? उन्होंने पूछा। नारुतो ने कंधे उचका दिए। जिस तरह आपको पता चलता है, मैं देख रहा हूँ। हिरुजेन थोड़े उलझ गए। रुको, तुम मुझे अभी देख सकते हो? नारुतो ने सिर हिला दिया। हिरुजेन ने धीरे धीरे अपनी टोपी घुमा दी। अगर ऐसा है तो बताओ, मेरे पहनावे में अभी क्या गलत है? आपने टोपी उल्टी पहन ली है। नारुतो ने तुरंत जवाब दिया। हिरुजेन चौंक गए। उन्होंने टोपी सही की और फिर धीरे से नारुतो की आंखों से कपड़ा हटाया। उन्हें देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक गए। पहले उन्हें लगा कि ये ब्याकुगन होगा, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग था। ऐसा कोई दोजुत्सु उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो फिर ये क्या था? शायद
डीएनए में कोई बदलाव। उन्होंने तय किया कि इसकी जांच करवाई जाएगी और संयोग से आंखों का विशेषज्ञ ह्यूगा कबीले से ही था। जेनेटिक्स की जांच हुई, नतीजा साफ था। ये आंखें किसी भी जाने पहचाने डोजुत्सु से मेल नहीं खाती थीं, ब्याकुगन से भी नहीं। हिरुजेन ने पूछा कि क्या यही वजह है कि नारुतो को बार बार माइग्रेन होता है। डॉक्टर ने समझाया, हालांकि ये आंखें चक्र का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन जिस तरह ये हर छोटी बड़ी चीज देखती हैं, उससे इन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। फिर उसने पूछा, क्या वो इस डोजुत्सु को बंद कर सकता है? नारुतो ने मना कर दिया। डॉक्टर कुछ देर सोचता रहा। ये हर समय एक्टिव ब्याकुगन जैसा काम कर रहा है। मेरी राय में सबसे अच्छा तरीका है आंखों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। और वो कैसे? हिरुजेन ने पूछा। उसकी आंखें दिन के ज्यादातर समय ढकी रहनी चाहिए। इससे उसे नुकसान तो नहीं होगा? डॉक्टर ने सिर हिलाया। नहीं, हम उसकी नजर थोड़ी सीमित कर रहे हैं, बस इतना ही। इसे हम उलटे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आमतौर पर नजर कमजोर हो तो चश्मा देते हैं, यहाँ हम नजर के सामने कुछ रख रहे हैं ताकि दिमाग पर पड़ने वाला बोझ कम हो। काले लेंस वाला चश्मा या साधारण कपड़े से ढकना भी काफी होगा। इससे पढ़ने या देखने की क्षमता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। और वही किया गया। हिरुजेन ने नारुतो को हरे रंग के गॉगल्स दिए जिनके लेंस पूरी तरह काले थे ताकि वो उन्हें हर समय पहन सके। इसके बाद नारुतो की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। ज्यादा समय नहीं बीता था कि नारुतो खुद को फिर से अकादमी में पाया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों पर बंधी पट्टी तुरंत सबका ध्यान खींच रही थी। दूसरे बच्चों को यह बात अजीब लग रही थी कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर इधर उधर घूम रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कोई बड़ा बेवकूफ होगा। कुछ बच्चों ने तो उसे तंग करने की कोशिश भी की, चलते हुए उसके सामने पैर अड़ा दिए ताकि वो ठोकर खा जाए। लेकिन नारुतो ने बड़े आराम से उनके पैरों के ऊपर से कदम रखा और पल भर में हल्की सी किक मारकर उनके पैर एक तरफ कर दिए। ये सब करने के बाद नारुतो शांति से वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। नारुतो जानता था अगर वो सच में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे वही पढ़ना होगा जो अकादमी नहीं सिखाती। और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। जब मिजुकी एक दिन नारुतो के पास आया, उसकी आवाज में मीठापन था लेकिन आंखों में कुछ और ही छुपा हुआ था। नारुतो, मिजुकी बोला, स्क्रोल ऑफ सील्स में एक ऐसा अल्टीमेट जुत्सु छुपा है जो सिर्फ तुम जैसे जीनियस के लिए ही बना है। नारुतो चुप रहा। मिजुकी आगे बोला, अगर तुम उसे सीख लो तो कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। लेकिन नारुतो मूर्ख नहीं था। उसे मिजुकी की बातों में कुछ गड़बड़ लगी। एक चुनिन इतना बड़ा रहस्य इतनी आसानी से क्यों बता रहा था? नारुतो समझ गया, ये आदमी कोनोहा से गद्दारी करने वाला है। उसी रात नारुतो ने सीधे जाकर हिरुजेन को सब कुछ बता दिया। मिजुकी की बातें, स्क्रॉल का जिक्र और उसका शक, सब कुछ। हिरुजेन कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर वो सच में गद्दार है तो हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। एक योजना बनी। मिजुकी के प्लान के मुताबिक दिखावे के लिए नारुतो ने स्क्रॉल चुराया। नारुतो ऐसा मौका भला कहाँ छोड़ता जहाँ उसे फॉरबिडन स्क्रॉल पढ़ने को मिले। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे थोड़ा सा भी समय मिल गया तो अपनी टैलेंट के दम पर वह कई अल्टीमेट जुत्सु सीख सकता है। उसके लिए यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह एक मौका था खुद को साबित करने का। उसने स्क्रॉल खोला और उसमें लिखी तकनीकों को पढ़ने लगा। खास तौर पर क्लोन बनाने की जुत्सु को समझने के लिए, बेहतर समझ पाने के लिए उसने अपने गॉगल्स उतार दिए और सच में उसने शैडो क्लोन जुत्सु सीख लिया। लेकिन उसने सिर्फ यही नहीं सीखा। एक पन्ने पर उसे दो कम चर्चित चक्र नेचर के बारे में पता चला, यिन रिलीज और यांग रिलीज, यानी अंधकार और प्रकाश। नारुतो को इनके बारे में थोड़ा बहुत पता था लेकिन इतनी गहराई से नहीं। वह इन दोनों चक्र नेचर को इस्तेमाल करने की विचार से काफी प्रभावित हो गया क्योंकि ये दोनों किसी न किसी रूप में हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। दरअसल बाकी सभी चक्र नेचर इन्हीं दो से उत्पन्न हुए हैं। नारुतो चाहता था कि वह स्क्रॉल का इस्तेमाल करके इनका अभ्यास करे, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था क्योंकि तभी मिजुकी वहां आ गया स्क्रॉल लेने के लिए। मिजुकी नारुतो को स्क्रॉल देने के लिए मनाने लगा। नारुतो ने यह देखा और जितना दूर हो सके वहां से भागने लगा, लेकिन मिजुकी उससे कहीं ज्यादा तेज था। आखिरकार उसने नारुतो को पकड़ लिया जहां भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। नारुतो ने स्क्रॉल को अपने सीने से कसकर पकड़ लिया और देखा कि मिजुकी धीरे धीरे उसके और पास आता जा रहा है। तुम्हें बस स्क्रॉल मुझे दे देना चाहिए था लड़के। अगर ऐसा किया होता तो शायद तुम्हें मरने की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन अब चलो मान लो मैं कोनोहा पर एहसान ही कर रहा हूँ। मिजुकी नारुतो की ओर झपटा। अचानक हिरुजेन उसके सामने आ खड़े हुए। काफी हो गया मिजुकी। मिजुकी को समझ आ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। आखिरकार स्क्रॉल वापस लौटा दिया गया। मिजुकी को उसके अपराधों के लिए जेल भेज दिया गया। मिजुकी की गिरफ्तारी के बाद कोनोहा में सब कुछ ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद नारुतो की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। होकागे हिरुजेन ने स्क्रोल ऑफ सील्स वाली घटना को एस रैंक घोषित कर दिया। नारुतो से कहा गया कि वो उस रात के बारे में किसी से भी कुछ नहीं बताएगा। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब हिरुजेन नारुतो को एक खतरनाक रूप से प्रतिभाशाली शिनोबी के तौर पर देखने लगे थे। 3 साल बाद अब नारुतो 12 साल का हो चुका था। आज अकादमी का आखिरी दिन था, ग्रेजुएशन से ठीक पहले। एग्जाम्स उसके लिए सिर्फ हिलाने जैसा था, मतलब आसान। आंखों पर बंधे ब्लाइंडफोल्ड के पीछे उसकी असामान्य आंखें छिपी थीं। आंखें जो उसे दूसरों से अलग बनाती थीं। वे उसे तेज सेंसिंग और समझ देती थीं, जिससे वह आंखें बंद होने पर भी
अपने आसपास सब कुछ महसूस कर सकता था। अकादमी में जाकर वह खिड़की के पास बैठ गया। कुछ ही देर में क्लास का दरवाजा खुला। हिनाटा ह्यूका अंदर आई। उसे देखते ही नारुतो को अतीत याद आ गया, जब उसने उसे बुलीज से बचाया था। उसकी आंखें, जो ह्यूगा क्लैन की पहचान थीं, कई बच्चों को डरावनी लगती थीं। इसी वजह से उसकी उम्र के बच्चे उसे बेरहमी से बुली करते थे। वह जानता था कि दूसरों से अलग होने का दर्द कैसा होता है, और शायद इसी वजह से वह उसे समझ पाता था। उसके दिल में उसके लिए कुछ था, लेकिन उसने कभी जोर नहीं दिया। वह उसकी भावनाएं महसूस कर सकता था और इसलिए चीजों को अपने फ्लो में छोड़ दिया। कुछ देर बाद क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। ध्यान दो, ये इरुका थे, अकादमी के सेंसे। आज तुम्हारी आखिरी क्लास है। आज रात हेडबैंड्स देने से पहले ताइजुत्सु मैचअप होगा। यह सुनते ही क्लास में हलचल मच गई। रिजल्ट्स ज्यादा मायने नहीं रखते, जेनिन कौन बनेगा यह पहले ही तय है। मैचेस बाहर ग्राउंड में होंगे, इरुका ने कहा। एक स्टूडेंट ने पूछा, मैचअप्स कैसे तय होंगे सेंसे? सब तय है, इरुका बोले। ग्राउंड चलो। नारुतो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आज उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलने वाला था। बाहर आने के बाद एक एक करके 13 मैचेस खत्म हो चुके थे। अब बारी थी आज के आखिरी और सबसे अहम मुकाबले की। इरुका की आवाज गूंजी। आज का अंतिम मैच। इस साल का टॉपर उजुमाकी नारुतो और क्लास का 3rd रैंकर उचिहा सास्के दोनों ग्राउंड में आए। सबसे पहले सास्के आगे बढ़ा। अगले ही पल नारुतो बॉडी फ्लिकर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा ग्राउंड के बीच पहुंचा। उजुमाकी नारुतो यहाँ है। सास्के की भौं तन गई। हमेशा शो ऑफ। देखते हैं हारने के बाद भी एटीट्यूड रहता है या नहीं। नारुतो हल्का सा मुस्कुराया। पिछली हर फाइट में यही कहा था, हर बार हारा और नेक्स्ट टाइम कभी आया ही नहीं। तू तो बोका चोदा। सास्के गुस्से से दहाड़ा। बात बंद करो, इरुका ने टोका। मैच शुरू होता है। नारुतो वर्सेस सस्के। सास्के ने सीधे हमला किया, लेकिन नारुतो 1 इंच भी नहीं हिला। उसके हर वार, हर पंच, सब उसकी लिमिटलेस में अटक गए। कई बार कोशिश करने के बाद सास्के चिल्लाया, छोटी बच्ची हो क्या? सीधे फाइट कर। पूरा दम लगा। नारुतो ने शांत आवाज में कहा, योवाई मो, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। गुस्से में सास्के ने फिर हमला किया। जैसे ही उसने पंच मारा, नारुतो 1 कदम हट गया। सास्के का बैलेंस बिगड़ा और उसी पल नारुतो का किक सीधे उसके पेट में लगा। सास्के हवा में उछलकर दूर जा गिरा। इस तरह अटैक करके नारुतो बोला, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। हराना तो दूर की बात है। ब्लाइंडफोल्ड के बावजूद उसके चेहरे पर एक भी पसीने की बूंद नहीं थी। सास्के हांफने लगा। नारुतो की नजर भीड़ में हिनाटा को ढूंढ रही थी। तभी उसने हिनाटा को पीछे एक पेड़ के पास खड़ा देखा। उसने हल्के से अपना ब्लाइंडफोल्ड नीचे किया। बस एक आंख दिखाई दी और हिनाटा की तरफ देखकर आंख मारी। अचानक हिनाटा का चेहरा लाल हो गया। शर्म से उसकी आंखें झुक गईं और गाल गुलाबी पड़ गए। सास्के दोबारा दौड़ा। भाग मत गांडू। लेकिन इस बार नारुतो ने उसे पकड़कर सीधा पेट में पंच मारा। सास्के घुटनों के बल गिर पड़ा। इससे पहले कि फाइट आगे बढ़ती, इरुका बीच में आ गए। बस, उन्होंने कहा, विनर नारुतो। मैच के बाद नारुतो ने सास्के की ओर हाथ बढ़ाया। ठीक हो, फ्लो में चला गया था, ज्यादा लग गया हो तो सॉरी। सास्के ने उसका हाथ पकड़कर खड़े होते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन अगली बार मैं जीतूंगा। हाँ, नारुतो ने हल्के लहजे में कहा, हर बार यही कहते हो। थोड़ी देर बाद सबको निंजा हेडबैंड्स दिए गए। इरुका ने कहा, आज से तुम सब ऑफिशियली कोनोहा के शिनोबी हो। अब टीम्स बनेंगी। हर टीम में 3 जेनिन होंगे। उन्होंने लिस्ट पढ़नी शुरू की। टीम 7 उजुमाकी नारुतो, हारुनो साकुरा और उचिहा सास्के। टीम लीडर हताके काकाशी। टीम 8 किबा इनुजुका, उसका निंकेन अकामारू, हिनाटा ह्यूगा और शिनो अबुरमे। टीम लीडर कुरेनाई यूही। टीम 10 नाराशिकामारू, यामानाका इनो और आकिमिची चोजी। टीम लीडर सरुतोबी आसुमा। साकुरा को अपनी टीम देखकर खुशी हो गई। एक तरफ सास्के, जिस पर उसे क्रश था, और दूसरी तरफ नारुतो, जो क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर था। इसके बाद सब अपनी अपनी टीम्स के साथ निकलने लगे। नारुतो ने सास्के की तरफ देखा। लगता है हम सेम टीम में हैं। अगली बार मैं जीतूंगा, सास्के ने ठंडे लहजे में कहा। नारुतो मुस्कुराया। हाँ, और तब स्कोर 69-1 हो जाएगा। 69। साकुरा चौंक गई। नारुतो की नजर रूम में घूमी और उसने हिनाटा ह्यूगा को एक कोने में अकेले बैठे देखा। वह उसके पास गया। हे हिनाटा, उसने हल्के से कहा। सिर्फ उसे देखकर ही हिनाटा शर्मा गई। मैं ठीक हूँ नारुतो कुन, उसने धीमी आवाज में कहा। शिनोबी बनने पर बधाई, नारुतो बोला। आपको भी, हिनाटा ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया। तभी कुरेनाई यूं ही आई और टीम 8 को अपने साथ ले गई। नारुतो ने हिनाटा को अलविदा कहा और वापस अपनी टीम के पास जाकर बैठ गया। धीरे धीरे सारी टीम्स अपने सेंसे के साथ चली गईं। कमरे में सिर्फ टीम 7 बची, नारुतो, सास्के और साकुरा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक लंबा फिट आदमी अंदर आया। चांदी जैसे स्पाइकी बाल, एक आंख मास्क से ढकी हुई। मैं हताके काकाशी हूँ, उसने कहा। आज से मैं तुम्हारा सेंसे हूँ। वाओ, टाइमिंग कमाल की है। मुझे भी इतनी अनुशासन, प्रतिष्ठा और शिष्टाचार सीखनी पड़ेगी, नारुतो ने तंज भरे लहजे में कहा। साकुरा ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। काकाशी ने बिना परवाह किए कहा, छत पर चलो, वहीं इंट्रोडक्शंस होंगे। थोड़ी देर बाद तीनों छत पर बैठे थे और काकाशी उनके सामने खड़ा था। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, उसने कहा। मेरा नाम हताके काकाशी है। हॉबीज बताने का मन नहीं, ड्रीम्स के बारे में कभी सोचा नहीं, और पसंद नापसंद वो तुम्हारा काम नहीं।
तो सेंसे ने अपने बारे में बस नाम ही बताया, नारुतो ने कहा। इसके बाद नारुतो ने खुद का परिचय देना शुरू किया। मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है। मैं अपने क्लान के आखिरी बचे हुए लोगों में से एक हूँ। मेरा सपना है कि मैं सबसे ताकतवर शिनोबी बनूं और अपने क्लान को फिर से खड़ा करूं। उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद सास्के और साकुरा ने भी साधारण तरीके से अपना परिचय दिया। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद काकाशी ने उन्हें अगले दिन होने वाले एक टेस्ट के बारे में बताया और सबको एक एक पेपर दिया जिसमें टेस्ट की पूरी जानकारी लिखी थी। उसने साफ कहा कि सुबह वहीं पहुंचना है और उससे पहले कुछ भी खाना नहीं है। कल मिलते हैं। इतना कहकर काकाशी वहां से चला गया। पेपर पढ़ते हुए नारुतो के चेहरे पर हल्की सी नखरे की मुस्कुराहट आ गई। उसके मन में चला, तो ये है इनका प्लान, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। सास्के ने उसे सवालिया नजर से देखा, लेकिन नारुतो ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कहा, मुझे कुछ समझ में आया है, कल बताऊंगा। सास्के ने समझते हुए सिर हिला दिया। साकुरा ने भी हाँ में सिर हिलाया, भले ही उसे असल में समझ नहीं आया कि दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। अलविदा कहने के बाद तीनों अपनी अपनी राह पर निकल गए। नई टीम के साथ इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद नारुतो सीधे इचिराकु रामेन चला गया। खाना खाने के बाद वो अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। दिन काफी लंबा और थकाने वाला था, लेकिन नई टीम मिलने और आखिरकार निंजा बनने की सोच ने उसका मूड हल्का कर दिया था। घर पहुंचकर उसने जल्दी से नहाया और सोने चला गया। अगले दिन होने वाले टेस्ट को लेकर उसके अंदर एक्साइटमेंट थी। पूरे दिन की थकान के बाद उसे सोने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पर नारुतो, सास्के और साकुरा बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए जैसा उन्हें कहा गया था। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि उनका सेंसे अभी तक नहीं आया था। आज भी लेट है। क्लियरली ये काकाशी सेंसे की नहीं बल्कि राइटर की गलती है। हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा, नारुतो ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा। काफी देर बाद, सच कहें तो कुछ घंटों बाद, काकाशी सेंसे आया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सेंसे, आप फिर लेट हैं, नक्चड़ी साकुरा ने सबसे पहले कहा। किसी की मदद में बिजी था, काकाशी ने जवाब दिया। खैर छोड़ो, आज का मेन पॉइंट टेस्ट है। टेस्ट लंच से पहले खत्म हो जाएगा और जो फेल होगा उसे लंच नहीं मिलेगा। ये सुनते ही साकुरा के दिमाग में क्लिक हुआ। तो इसीलिए हमें बिना ब्रेकफास्ट आने को कहा था। तुम्हारा टास्क सिंपल है, काकाशी ने कहा, हाथ में 2 सिल्वर बेल्स दिखाते हुए। इन बेल्स को मुझसे छीन लो। अगर नहीं कर पाए तो एकेडमी वापस। लेकिन हम 3 हैं और बेल्स सिर्फ 2 हैं। सेंसे, जीनियस साकुरा ने कंफ्यूजन में कहा, क्योंकि तुम में से एक को बेल नहीं मिलेगी और सिर्फ 2 ही पास करेंगे, या कहूं ज्यादा से ज्यादा 2। जिसे बेल नहीं मिली वो एकेडमी लौटेगा। रूल समझाते वक्त उसका टोन शांत था, लेकिन तीनों जेनिन के अंदर टेंशन साफ महसूस हो रही थी। सास्के भी नर्वस था, हालांकि उसके चेहरे पर जाहिर नहीं हो रहा था। साकुरा के लिए ये और भी स्ट्रेसफुल था। इतनी मेहनत करके एग्जाम पास किया था और अब एकेडमी वापस जाने का ख्याल ही उसे परेशान कर रहा था। इसी बीच नारुतो ने दोनों की तरफ देखा और उसने हल्की सी सुकून वाली मुस्कान दी। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। टेस्ट अब शुरू होता है, काकाशी ने कहा, और जीतना है तो किलिंग इंटेंट के साथ आओ। अगले ही पल वो गायब हो गया। टेस्ट शुरू हो चुका था। सास्के उसे फॉलो करने ही वाला था कि नारुतो ने उसे रोक दिया। उसकी शांति देखकर दोनों हैरान थे। वो जोनिन है, नारुतो ने शांति से कहा, और मेरी जानकारी में गांव के स्ट्रॉन्गेस्ट जोनिन में से एक। उसे 1v1 में नहीं ले सकते, हमें टीम बनकर लड़ना होगा। असली टेस्ट टीम वर्क का है। तुम्हें कैसे पता? फिर से जीनियस साकुरा ने पूछा। इंस्ट्रक्शन पेपर में बार बार लिखा था कि ये टीम टेस्ट है, तुमने पढ़ा नहीं? दोनों को याद आया और उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। ये हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहता है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। सास्के ने मन ही मन नारुतो की लेने की सोची। लेकिन 2 बेल्स और 3 लोग? साकुरा ने पूछा। पहले बेल तो ले लें शेमडी, नारुतो ने कहा, उसके बाद सोचेंगे। अभी फोकस प्लान पर होना चाहिए और ये आसान नहीं होगा। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। तो प्लान क्या है? सास्के ने पूछा। कोई एक उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, और वो मैं करूंगा क्योंकि मैं जीनियस हूँ। कंधे पर हल्की सी शाबाशी देते हुए उसने मुस्कुराया कि सास्के की गार्ड जल गई, जबकि साकुरा के मन में अलग ही थॉट्स चल रहे थे। तुम दोनों चुपके से उसके पास पहुंचोगे, उसने आगे समझाया। जब वो डिस्ट्रैक्ट हो तब उसे जाल में फंसाना। सास्के ने कॉन्फिडेंटली सिर हिलाया। साकुरा को देखते हुए नारुतो बोला, जाल तुम बनाओगी, तुम्हारा चाक्रा कंट्रोल काफी अच्छा है। प्लान क्लियर था। अपनी देखने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नारुतो ने जल्दी ही काकाशी को ढूंढ लिया और अकेले उसकी तरफ बढ़ा। अचानक उसने अटैक किया, जो उस समय अपने पसंदीदा नॉवेल को पढ़ने में व्यस्त था, लेकिन सामने वाला पहले से ही अलर्ट था। एक हल्के से पुश के साथ वो हमले से बच गया। ताइजुत्सु ट्रेनिंग, काकाशी ने कहा, किताब हटाते हुए। देखते हैं तुम कितने अच्छे हो। बिना कुछ कहे नारुतो फिर से आगे बढ़ा। नारुतो चाहता था कि काकाशी उस पर अटैक करे ताकि वो लिमिटलेस का इस्तेमाल करके उस हमले को रोक सके, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने ही पहल कर दी। तेज पंचेस और किक्स की बौछार हुई। कुछ अटैक्स डॉज हुए, कुछ ब्लॉक। उम्र के हिसाब से काफी फास्ट है, काकाशी ने सोचा।
अचानक वो स्मोक के साथ गायब हुआ और पीछे आ गया। नारुतो पहले से तैयार था। जैसे ही उसे पीछे मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने तुरंत उसी दिशा में कुनाई निकाली जिसे काकाशी ने अपने कुनाई से रोक लिया। रिफ्लेक्सेस तेज हैं, उसने कहा। बैटल सेंस भी अच्छा है। एकेडमी से निकलते ही ऐसा लेवल रेयर होता है। टेस्ट अब सच में सीरियस हो चुका था। मैं क्या करूं? मुझे तो ये लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस गिफ्ट में मिले हैं। और वाक्य पूरा होने से पहले ही काकाशी ने उसे किक मार दी। नारुतो ने दोनों हाथों से ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन प्रभाव इतना था कि वो थोड़ी दूरी तक पीछे खिसक गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सास्के ने अचानक अटैक किया। बिना वार्निंग के उसने कई शूरिकेन फेंकी, जिन्हें काकाशी ने मुश्किल से डॉज किया। ये इनकी प्लानिंग थी या बस एक तुक्का, काकाशी ने सोचा। लेकिन सास्के रुका नहीं। उसने तुरंत दूसरा अटैक शुरू कर दिया। नारुतो ने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु सक्रिय किया और 5 से ज्यादा क्लोन्स बना दिए, जो चारों तरफ से काकाशी पर टूट पड़े। जब काकाशी ने सास्के के अटैक को काउंटर करने के लिए मुड़ना चाहा, तभी उसे एक पल के लिए हल्की सी झलक दिखी। क्लोन्स की डिस्ट्रैक्शन में दूसरी डायरेक्शन से नारुतो बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही काकाशी ने बीच में रोकने करने की कोशिश की, उसके हाथ अचानक जकड़ गए। साकुरा द्वारा पहले से तैयार किया गया एक चतुराई से छिपा हुआ जाल एक्टिवेट हो चुका था। अब सास्के! नारुतो चिल्लाया। परफेक्ट टाइमिंग के साथ सास्के ऊपर से सामने आया। उसका अटैक इतना सटीक था कि काकाशी एक घुटने पर आ गया। लेकिन जैसे ही बेल्स की तरफ हाथ बढ़ा, पुफ, काकाशी स्मोक में गायब हो गया। वो शैडो क्लोन था। इसके बाद तीनों ने लगातार टीम अप अटैक्स किए। कई बार बेल्स बहुत पास आ गईं, लेकिन हर बार थोड़ा सा अंतर रह गया। दोपहर हो चुकी थी, टाइम खत्म हो गया था और वे बेल्स लेने में नाकाम रहे। थके हुए नारुतो, सास्के और साकुरा वापस ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गए। तुम तीनों ने टेस्ट पास कर लिया, काकाशी ने कहा। चेहरे पर स्माइल थी। कम से कम उसकी एक आंख से तो यही लग रहा था। लेकिन हम बेल्स तो नहीं ले पाए, फिर पास कैसे? साकुरा कंफ्यूज्ड थी, हालांकि अंदर से खुश भी थी कि वो सास्के के साथ टीम में रह पाएगी, क्योंकि ये टेस्ट बेल्स के बारे में नहीं था। उसने समझाया, ये टीम वर्क के बारे में था। तुम तीनों ने टीम बनकर काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी दिखाई, जो किसी भी मिशन के लिए जरूरी है। हाँ, वो तो मुझे पहले से पता था, नारुतो थिकी मुस्कान करते हुए बोला, क्योंकि मैं जीनियस हूँ। चल बे चिलगुजे, घंटे का जीनियस, सास्के ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे भी समझ आ ही जाता, बस तू पहले समझ गया। बिल्कुल, नारुतो ने चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। और वही मुझे जीनियस बनाता है। ठीक है, ठीक है, काकाशी ने बात संभाली। इतनी अच्छी टीम वर्क के बाद लड़ने की जरूरत नहीं। और हाँ, टेस्ट पास करने की ट्रीट मेरी तरफ से। बताओ कहाँ खाना है? मैं रोज इचिराकू रामेन खाता हूँ, नारुतो ने तुरंत कहा। वहीं चलते हैं। कौन रोज रामेन खाता है? सास्के ने सवाल किया। जो जीनियस और स्ट्रांग होते हैं, नारुतो ने जवाब दिया। तू साले, सास्के ने कहा। एक दिन डाइट चेंज कर लेते हैं, महारानी साकुरा ने बीच में कहा। बारबेक्यू चलें? मेरे लिए तो ठीक है, नारुतो बोला। बातें करते हुए वे रेस्टोरेंट पहुंचे और लंच खत्म किया। खाने के बाद काकाशी ने घोषणा की, कल से तुम सब गांव के अधिकारी शिनोबी के तौर पर मिशंस पर जाओगे। लेट मत होना। ये बोलने वाला आखिरी इंसान यही है, नारुतो ने मन ही मन सोचा। अलविदा कहकर सब अपने अपने घर की तरफ निकल गए। होकागे ऑफिस में तो क्या लगता है? कुर्सी पर आराम से बैठे हिरुजेन ने पूछा। कुल मिलाकर टीम में पोटेंशियल है, काकाशी ने रिपोर्ट किया। नारुतो काबिल है, किसी भी समय चून इन से भिड़ सकता है और विकास की काफी गुंजाइश है। सास्के भी पीछे नहीं है। जहां तक साकुरा की बात है, फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, लेकिन उसका चाकरा कंट्रोल काबिल ए तारीफ है। टीम वर्क उसकी कमजोरी को कवर कर सकता है। मुझे भरोसा है कि तुम उन्हें सही दिशा दोगे, हिरुजेन ने कहा। फ्यूचर के लिए हमें ताकतवर शिनोबी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, होकागे सामा, काकाशी ने दृढ़ आवाज में कहा। घर लौटकर नारुतो दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। थकान और विचार साथ साथ हावी हो रहे थे। उसने नहाया। गर्म पानी ने थके हुए मसल्स को आराम कर दिया, फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। दिमाग अभी भी टीम और साथ में किए गए लंच की यादों से भरा था, लेकिन थोड़ी देर में नींद जीत गई। बेल टेस्ट के अगले दिन की सुबह होकागे ऑफिस में नारुतो ने अपनी प्रोफाइल तीसरे होकागे हिरुजेन सरुतोबी को दिया और कहा, होकागे दादाजी, हो गया, मैं सबसे बेस्ट निंजा बनने वाला हूँ। हिरुजेन ने प्रोफाइल देखते हुए हल्की मुस्कान दी। बेस्ट? हाँ, सोचा बड़ा है, लेकिन याद रखना, ताकत सिर्फ शक्ति नहीं होती, हौसला भी उतना ही जरूरी होता है। तभी अचानक एक लड़का कमरे में घुस आया और उसके पीछे पीछे एक आदमी। बूढ़े, मुझसे लड़ो। अरे नहीं, फिर से यही आदमी बड़बड़ाया। नारुतो कंफ्यूज था, ये कौन है और ऐसे ऑफिस में कैसे घुस आया? उधर हिरुजेन ने थकी हुई सांस ली। क्या ये कभी रुकेगा भी? लड़का लड़खड़ाया और गिर पड़ा। आउच! ये जाल किस शरारती ने लगाया? उसने गुस्से में कहा। ये छोटा सा कौन है दादाजी? नारुतो ने पूछा। अरे हाँ, इंट्रोडक्शन रह गया, हिरुजेन बोले। ये मेरा पोता है, सारुतोबी कोनोहामारू। पीछे खड़े मेंटोर एबिसु ने नारुतो को देखा और मन में सोचा, तो यही है नाइन टेल्स वाला बच्चा। नारुतो ने उसकी नजर पकड़ ली और उससे साफ समझ आ गया कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन आदत थी, उसने बस अनदेखा कर दिया। हे, तुम कौन हो? कोनोहामारू ने कहा। जाल तुमने लगाया था ना? नारुतो खड़ा हुआ और आराम से उसकी तरफ बढ़ा।
तुम क्या कर रहे हो? लड़का असहज महसूस करने लगा। नारुतो ने हल्के से उसके सिर पर तपली मारी। खुद गिरा है, अपनी अनाड़ीपन मुझ पर मत डाल। आउच! कोनोहामारू बोला। ये अलग है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं तीसरे होकागे का पोता हूँ। मौका देखकर हिरुजेन बोले, परफेक्ट टाइमिंग। प्रोफाइल सबमिट हो गई है, तब तक कोनोहामारू को अपने साथ ले जाओ, शायद कुछ सिखा सको। एबिसु ने नाराजगी जताई, लेकिन अधिकार के सामने चुप हो गया। नारुतो, कर पाओगे? हिरुजेन ने पूछा। क्यों नहीं? उसने कैजुअली कहा। कोनोहामारू की तरफ देखकर बोला, चल कुछ सीखना है? हाँ बॉस। कोनोहामारू की आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। आखिरकार कोई था जो उसे स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहा था।